गुड इवनिंग क्लास प्यारे बच्चों। आपको हम हिंदी में पढ़ा रहे थे भाषा। भाषा को हिंदी में पढ़ा रहे थे तो भाषा आपको 2 से 3 4 पार्ट पढ़ा चुके हैं। ये पांचवा पार्ट लगभग होगा। भाषा ही आगे बढ़ाएंगे हिंदी की भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में आगे बढ़ा रहे थे, हम आपको बताए थे कि प्राचीन आरंभिक हिंदी बता दिए थे कि प्राचीन आरंभिक हिंदी आपकी शुरुआत हुई थी 1000 ईस्वी से लेकर 14000 ईस्वी तक। प्राचीन आरंभिक हिंदी को हमने बताया था 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक हिंदी का विकास हुआ था। हिंदी में आपको पता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानी ने किया। ईरानी ने सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। हिंदू बाद में बना हिंद, और हिंद में ई प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? हिंदी। जिस हिंदी का अर्थ था, पहला हिंदी का अर्थ था हिंद के लोग या हिंद के निवासी, दूसरा उसका हिंदी भाषा। हिंद के लोग के यानी हिंद कहने से पता चल जाता था, हिंदी कहने से कि ये भारतीय लोग हैं या हिंद के निवासी हैं। लेकिन अब तो उसका अर्थ बदल गया, अब उसके स्थान पर हिंदुस्तान कहते हैं, जिसके लिए एक नारा भी प्रस्तुत था कि हिंद हैं हम, हिंद हैं हम वतन, हिंद है हमारा वतन। ठीक है, हिंद है हमारा वतन। आगे था आपका हिंदुस्तान हमारा इकबाल है, हिंदुस्तान हमारा इकबाल है, ये नारा प्रस्तुत था। अब उसके बाद हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद हमको दूसरा पढ़ना है मध्यकालीन हिंदी। यानी हिंदी का विकास प्रारंभिक हिंदी से अब कहाँ आ रहा है? मध्यकालीन हिंदी। प्राचीन हिंदी में आपका अपभ्रंश और आहवट का प्रभाव था। अपभ्रंश जिसे माना जाता है प्राचीन भारतीय आर्य समाज तथा आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो वहां से अपभ्रंश और आवड़ का प्रभाव था उस पर। लेकिन जब मध्यकाल में आए हम, लगभग 1400 से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य आए। 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य जब हम पहुंचे तो वहां हमें देखने को मिला कि आहवट और अपभ्रंश का अपभ्रंश से निकला हुआ आवड़ प्रभाव बहुत कम होने लगा, लगभग नगड़ के बराबर, ऐसा प्रभाव समाप्त होने लगा। तो वहां से निकल गए, प्रभाव को समाप्त करके हम पहुंचे मुक्त रूप से आवट और अपभ्रंश से मुक्त होकर भक्ति और रीति परक रचनाओं का सृजन शुरू किया गया, सृजन किया गया। भक्ति एवं रीति रचनाओं का, रीति परक रचनाओं का सृजन हुआ। यानी हमने क्या किया? अपभ्रंश, अपभ्रंश एवं आहवट, अपभ्रंश एवं आहवट से मुक्त होकर, से मुक्त होकर या मुक्त भक्ति एवं रस, मुक्त भक्ति एवं रीति, भक्ति एवं रीति परख रचनाओं का सृजन हुआ। भक्ति एवं रीति परख रचनाओं का सृजन हुआ। मतलब क्या हुआ? रचना की गई, सृजन हुआ। यानी भक्ति, भक्त मतलब जानते हैं जैसे भगवान में लीन, जैसे कृष्ण भक्ति के कृष्ण में लीन होकर कृष्ण की रचना करना शुरू कर दिए। रीत में लीन होकर नियमों संस्कृतियों के यानी भावनाओं, संस्कृत की भावनाओं का, यानी जो संस्कृत चल रही थी, जो हमारे देश की, जो हमारे लोगों की संस्कृति थी, उसमें उन्होंने रचना करना शुरू कर दिया। यानी अब आहवट और अपभ्रंश से दूर हो गए थे, इसमें रचना शुरू कर दिया। अपभ्रंश जब आवट से मुक्त होकर मुक्त भक्तियों रीति परक रचनाओं का सृजन हुआ। भक्त मतलब समझ रहे हैं देवताओं की, जैसे उसमें कृष्ण भक्ति के थे, बाद में आपके राम भक्ति के भी आ गए, जैसे राम तुलसीदास जी। पहले कृष्ण भक्ति के जैसे आपका सूरदास थे, आपके भक्ति काल में नंददास थे, गदाधर भट्ट थे। इन सब कवि थे जो आपके कृष्ण भक्त, यानी शुरुआत किए थे कृष्ण भक्ति से। भक्ति के बाद रीत में केशवदास जैसे थे, आपके मतीराम थे, बिहारी थे, पद्माकर थे, ये लोग रीत परक थे। जबकि भक्त में आपके सूरदास थे, नंददास थे, आपके गदावर भट्ट थे, आपके हित हरिवंश थे। ये लोग महान कवि थे जो भक्त रीत काल में रचना किया, तो मुक्त होकर आए। तो इसके मध्यकालीन के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध मतलब प्रारंभिक, शुरुआत में, यानी मध्यकाल के पूर्वार्ध मतलब आधे पूर्वार्ध, मतलब बीचों के बीच का करेंगे मध्यकालीन का, जितना भी आपका 450 वर्ष दिख रहा है उसका आधे, यानी 200 पूर्वार्ध और 200 उत्तरार्ध हो जाएगा। तो जो 200 पूर्वार्ध और 200 उत्तरार्ध है, यानी शुरुआत में इसको जो था, यानी इसका पूर्वार्ध क्या कर सकते हैं? उसको पूर्वार्ध को आप कह सकते हैं जो शुरुआती था,
जो शुरुआती था पूर्व मध्यकाल था, क्या कहते हैं उसे? पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। जो पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। जो इसका पूर्व मध्यकाल अर्थात पूर्व मध्यकाल को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, भक्ति काल के नाम से। किस नाम से? पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जान सकते हैं। क्या नाम से सकते हैं? पूर्व मध्यकाल को भक्ति के नाम से जान सकते हैं, भक्ति काल के नाम से भी जाना जा सकता है। पूर्व मध्यकाल को किस नाम से? भक्ति काल के नाम से भी जाना जा सकता है। इस भक्ति काल में आपका ब्रज भाषा आई थी। क्या आई थी? ब्रज भाषा आई थी। इस भक्ति काल में ब्रज आई थी। क्या आई थी? आपकी ब्रज आई थी। इस भक्ति काल में आपके ब्रज भाषा का निर्माण हुआ था। फिर आपके अवधि का हुआ था। किसका हुआ था? अवधि का हुआ था। इस भक्ति काल में आपका ब्रज आया था। किसका था? ब्रज का। आप ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। पूर्व मध्यकालीन का पहला पार्ट पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल जो था उसमें ब्रज आया था। ब्रज में आपके किस भक्ति शाखा के लोग थे? ब्रज भाषा का निर्माण, यानी हिंदी भी ब्रज में प्रचलित हो गई। यानी हिंदी पहले शुरुआत किससे आई? ब्रज से। तो ब्रज में प्रचलित हो गई। तो ब्रज में लोग कौन थे? आपका ध्यान से सुनिएगा, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। भक्ति काल में आपके ब्रजवासी थे। क्या थे? ब्रज। तो ब्रज भाषा का निर्माण जो हुआ था, ब्रज भाषा का निर्माण जो हुआ था, हिंदी में जो थे ब्रज भाषा के लोग थे, जिससे क्या था? कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कृष्ण भक्त ज्यादा थे लोग, कृष्ण भक्त। ब्रज में कौन थे लोग? कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त में आप देखेंगे सूरदास, इन्होंने हिंदी के विकास के लिए ब्रज भाषा में रचना शुरू किया था। कौन थे? तो कृष्ण भक्त में देखेंगे सूरदास। कौन थे? सूरदास, जिनकी रचना थी सूर सागर। सूरदास से क्या थे? सूर सागर। सूरदास को कहा जाता था अष्ट साप का जहाज। सूरदास को अष्ट साप का जहाज कहा जाता है। इनको कहा जाता था अष्ट छाप का जहाज। सूरदास को क्या कहा जाता है? अष्ट छाप का जहाज। सूरदास की रचना थी सूर सागर, जो ब्रज भाषा में किए थे। किसमें किए थे? ब्रज भाषा में। ये पूर्व मध्यकाल यानी किस भक्ति यानी भक्ति काल में इन्होंने रचना शुरू की थी। किसकी की थी? कृष्ण की। किसकी थी? अब पता ही है। अष्ट साप की जहाज इनको कहा जाता है, जिसको उपमा दिए थे अष्ट साप के जहाज। उनका नाम था, किसने दिया था? गोस्वामी विठल नाथ ने। तो सूरदास को, इनकी रचना है सूरदास की सूर सागर। इनको अष्ट साप का जहाज स्वामी विठल नाथ ने दिया था। स्वामी विठल नाथ ने दिया था। कौन दिया था भाई? गोसाई या स्वामी विठल नाथ का दीजिए। गोसाई विठल, क्या लिखेंगे? गोसाई विठल नाथ। गोसाई विठल नाथ किसने दिया था? गोसाई विठल नाथ ने उपमा दी थी। याद रखिएगा फिर से एक बार कि मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी में अपभ्रंश एवं अवर्ण से मुक्त होकर भक्ति एवं रीति परख रचनाओं का सृजन हुआ था, जिसमें पूर्व मध्यकाल अर्थात उसका 200 ईस्वी तक लगभग भक्ति देवताओं के भक्ति में लीन थे, जिसमें ब्रज भाषा का उपयोग ज्यादातर किया गया था, जिसमें सूरदास सूर सागर की रचना की थी, जिसे अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है, जिसको उपमा दी थी अष्ट छाप की जहाज। सूर सागर को अष्ट छाप के जहाज की उपमा दिए थे गोसाई विठल नाथ ने दिया था। कौन दिया था? गोसाई विठल नाथ दिए थे। दूसरे इसमें कवि थे नंददास। इसमें दूसरे कवि आपके थे नंददास थे। साथ ही साथ इनके सहयोगी और थे गदाधर भट्ट आपके थे। गदाधर भट्ट आपके थे। कौन थे? और हित हरिवंश थे। इनमें गदाधर भट्ट थे और हित हरिवंश थे। ये उपमा दिया था, आप याद रखिएगा, हित हरिवंश थे। इसमें अगले कवि थे हित हरिवंश कवि थे। कौन थे? हित हरिवंश, जिसे कहा गया था, हित हरिवंश को जाना जाता श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार कहा जाता है। इन्हें श्री कृष्ण के बांसुरी का अवतार कहा जाता है। श्री कृष्ण के बांसुरी का अवतार, श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार किसे कहा जाता है? हित हरिवंश को। पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हित हरिवंश को यानी श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार किसे कहा जाता है? तो हित हरिवंश के। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। किस भाषा में उन्होंने रचना की थी? ब्रज भाषा में रचना की थी। सूर सागर को
सूरदास को अष्टचाप का जहाज किसने कहा था? तो गोसाई विट्ठल नाथ ने कहा था। जबकि किसको अष्टचाप का जहाज कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास किस भाषा में रचना किए थे? तो ब्रज भाषा में रचना किए थे। ये लोग ब्रज भाषा में रचना कर, नंददास ब्रज भाषा में, गदाधर भट्ट ब्रज भाषा में रचना। इन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत मेहनत की, इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की थी। किसमें किया था? ब्रज भाषा में। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते जल्दी जल्दी। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का। इसमें अपभ्रंश और आवड़ से मुक्त होकर भक्ति और रीति परक रचनाओं का सृजन किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख सूरदास थे। सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी, जिसे उन्हें अष्टचाप का जहाज कहा गया, जिसने उपमा दी। किसने उपमा दी? तो गोसाई विट्ठल नाथ ने उसे अष्टचाप का जहाज कहा। दूसरे नंददास थे, गदाधर भट्ट थे, हित हरिवंश थे। हित हरिवंश को श्री कृष्ण के बांसुरी का अवतार कहा जाता है। इसके बाद आता है अवधि। देखिए, तो ब्रज भाषा में रचना हो गया। ब्रज भाषा की जो प्राचीनतम रचना थी उसमें सबसे है प्रद्युम्न चरित, सुधीर अग्रवाल ने लिखा है। ब्रज भाषा में जो सबसे प्राचीन रचना थी वो प्रद्युम्न चरित सुधीर अग्रवाल ने लिखा है 1354 ईस्वी में। 1354 ईस्वी में लिखा हुआ है। किस ईस्वी में? 1354 ईस्वी में सबसे प्राचीनतम। तो पूछता है ब्रज भाषा की सबसे प्राचीनतम रचना किसकी है? तो सुधीर अग्रवाल की है। कौन सी रचना है? तो प्रद्युम्न चरित है। यह ब्रज भाषा की सबसे प्राचीनतम रचना है। जो भक्ति कालधार था, तब मध्यकालीन हिंदी का जो पूर्व मध्यकाल था उसे भक्ति काल के नाम जाना जाता है। उस भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब उसका अंतिम काल जो था उत्तर मध्यकाल था, तो बीतता हुआ जो बीत रहा था मध्यकाल का समय, उसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, उसे रीतिकाल। अर्थात अब भक्ति से हटकर हम अपने संस्कृत रीतियों पर आ गए। रीतिकाल इसलिए कहा गया, तो रीतिकाल में सबसे प्रमुख कवि की बात करेंगे तो केशवदास थे। रीतिकाल में बात करेंगे तो केशवदास थे, मतीराम थे, बिहारी थे। कौन थे? मतीराम थे, बिहारी थे, पद्माकर थे। पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर मिलेंगे आपको, पद्माकर मिलेंगे। भिखारी दास सेनापति हो जाएंगे आपके, भिखारी दास सेनापति। भिखारी दास और कौन थे? सेनापति। यह प्रमुख कवि आपके किसमें? रीतिकाल में। तो रीतिकाल में याद रखिएगा, पूछता रीतिकाल निम्न में से कौन रीतिकाल के कवि है? तो केशवदास, मतीराम, बिहारी, पद्माकर, भिखारीदास, सेनापति। इन प्रमुख कवियों को याद रखेंगे। बाकी तो अनेक कवि हैं, लेकिन इन प्रमुख कवियों को याद रखेंगे। इतना ही ज्यादातर पूछता है वनडे एग्जामों में। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्यकाल में रीतिकाल के कवि रीतियों पर चलने वाले थे। पूजा करने वाले भक्ति में, रीति पर नियम पर चलने वाले, संस्कृत पर चलने वाले रीति में। तो रीति में नियम में कौन चल? केशवदास थे, मतीराम थे, बिहारी थे, सेनापति थे, भिखारी दास थे, पद्माकर थे। जबकि आपके भक्त में सूरदास, नंददास, गदाधर भट्ट तथा हित हरिवंश थे। हित हरिवंश को श्री कृष्ण के बांसुरी का अवतार कहा जाता है। जबकि सूरदास को अष्टचाप का जहाज गोसाई विट्ठल नाथ ने कहा था। किसने कहा था? गोसाई विट्ठल नाथ ने कहा था। उसे उत्तर मध्यकाल में आए केशवदास, मतीराम, बिहारी, पद्माकर, भिखारीदास, सेनापति। ये रीतिकाल के। अब रीतिकाल से अलग जो थे, यानी रीतिकाल से मुक्त जो थे, रीति से मुक्त, जो रीति में नहीं विश्वास रखते थे, यानी संस्कृत में विश्वास नहीं रखते थे, इससे रीति मुक्त। रीति मुक्त में बात करेंगे तो घनानंद। कौन थे? रीति मुक्त में घनानंद थे, आलम थे, बोधा थे, ठाकुर थे। ये रीति मुक्त में घनानंद है। कौन है? घनानंद है, घनानंद है, आलम है। कौन है? आलम है, बोधा है, बोधा, और साथ में ठाकुर साहब थे। कौन थे भाई? ठाकुर साहब थे। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, सब लोग आगे। आलम आगे, बोधा आगे, ठाकुर आगे, घनानंद आगे। ये किसमें थे? तो रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवियों में घनानंद है, आलम है, बोधा है और ठाकुर है। जबकि उत्तर मध्यकाल में यानी रीतिकाल में रीति से जुड़े हुए लोग थे, केशवदास थे, मतीराम, बिहारी, पद्माकर, भिखारीदास और सेनापति। भक्त में आपके सूरदास, नंददास, गदाधर भट्ट और हित हरिवंश लोग थे। याद रहे, इन्होंने हिंदी के विकास यानी हिंदी को आगे बढ़ाया।
इन्होंने रचना किया। इन्होंने रचना किया तो रचना करते करते आप हिंदी जितनी रचना होगी उतना ही विकास होगा। तो हिंदी के विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया। अब इसके बाद अगर बात किया जाए, ये तो ब्रज भाषा के लोग थे। किससे थे? ब्रज भाषा को लिखने वाले थे। ये सभी लोग ब्रज भाषा में ही लिखते थे। अब इसके बाद ब्रज भाषा जैसे ही समाप्त हो रही थी तो उसी समय मध्यकालीन हिंदी में ही अवधी आ गई थी, जिसमें अवधी, तो अवधी भाषा में भी बहुत कुछ लोग लिखने वाले थे। तो देख लेते हैं अवधी भाषा में कितने लोग लिखने वाले। यह हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखते हैं आगे। अवधी भाषा में क्या हुआ कि हिंदी के विकास को आगे बढ़ाया, रीत मुक्त तो हो गया। अब अवधि में आए तो अवधि में कुछ लोग क्या करते थे? निर्गुण करते थे। क्या करते थे? निर्गुण। इसलिए इसे कहा जाता था निर्गुण या निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति इसे कहा जाता है निर्गुण भक्ति कवि। ठीक है, शाखा जैसे कहते हैं प्रेमाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति के प्रेमाश्रयी शाखा थे। प्रेमाश्रयी के प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते थे। मतलब निर्गुण गाते थे, प्रेम गा, प्रेम लोगों में जागृत था। तो प्रेम की भावना को लिख रहे थे अवधि में। किसमें? प्रेम की भावना को अवधि में लिख रहे थे। बाद में चला कि राम भक्त के लोग भी आ गए, यानी देवताओं के राम के भक्त आ गए, तो राम भक्त में भी इन्होंने अवधि में ही लिखा। पहले निर्गुण आपस में प्रेम दिखाते जो निर्गुण गाते थे, तो निर्गुण का इसलिए इसे निर्गुण भक्ति की प्रेमाशयी शाखा, मतलब प्रेम दिखाने वाले जो प्रेम विलाप करते थे उनके उन्होंने लिखते थे। इसमें प्रमुख कवि थे आपकी जायसी। कौन थे? इसमें जो सबसे प्रमुख कवि थे, सबसे प्रमुख कवि जिन्होंने अवधि को आगे बढ़ाया वह थे जायसी। कौन थे? जायसी। जिसकी रचना क्या है? जायसी की रचना क्या है? आपका पद्मावत है। जायसी की रचना है पद्मावत, सबसे प्रमुख रचना उनकी है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी थे। उसके बाद दूसरे देखेंगे कुतुबन मृगावली। दूसरे कवि लेखक थे, रचनाकार थे कुतुबन थे जिनकी रचना थी। आप कुतुबन की रचना की बात करेंगे तो मृगावती, जिनकी रचना थी मृगावती, और रचना थी मृगावती थी। यह भी अवधि भाषा में रचना किए थे। तीसरे की बात करेंगे तो मंजन थे मधुमाली। मंजन साहब थे, इन्होंने किसकी रचना की? मधुमाली, मंजन मधुमाली। मंजन थे, मंजन करते थे मधुमाली को, मधुमाली लिख डाले। मधुमाली क्या किए? अरे भाई क्यों? क्योंकि प्रेमाश्रयी में थे, प्रेम में लीन थे लोग। प्रेम में जायसी पद्मावत के लिए लिख डाले, कुतुबन मृगावती के लिए लिख डाले, मंजन मधुमाली के लिए लिख डाले, मधुमाली के लिए लिख डाले, क्योंकि ये लोग प्रेम में थे। तो प्रेम की ही रचना करेंगे ना, प्रेम में थे, निर्गुण गाते थे तो प्रेम जैसी बातें लिखते थे। जैसे आलम है, आलम ने क्या किया? माधवलाल आलम साहब जो थे, आलम ने क्या किया? एक रचना थी इनकी माधवानल रचना कर डाली, माधवानल की रचना कर डाली, माधवानल। या कामकंदला उस्मान थे, उस्मान ने किसकी रचना की? उस्मान ने चित्रावली की रचना की। उस्मान साहब थे, कौन थे? उस्मान साहब ने चित्रावली की रचना कर दी, चित्रावली की। देखिए सब वही अवली सब है। देखिए जायसी, पद्मावत, कुतुबन मृगावती, जबकि मंजन मधुमाली, आलम माधवानल, जबकि उस्मान चित्रावली की रचना कर दी। किसकी? चित्रावली। सब लोग प्रेम में ही बसे हुए थे। नूर मोहम्मद इंद्रावती की, नूर मोहम्मद साहब थे, इन्होंने इंद्रावती की रचना कर डाली। यानी सभी लोग एक दूसरे के प्रेम की बातें ही कर डाली, इसलिए इसे प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। निर्गुण गाते थे इसलिए निर्गुण पड़ गया, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत। समझ में आ गया होगा कितने लोग। सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है जायसी और कुतुबन को, जायसी और कुतुबन को याद रखना है। केवल जायसी और कुतुबन नहीं होता है, कुतुबन होता है। कुतुबन को याद रखना है, मृगावती, जायसी का पद मावत, बस यही दो रचना याद रखना है, इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है। इसी में लोग राम भक्त के आगे, जैसे राम भक्त में बात करेंगे, राम भक्ति में बात करेंगे तो राम भक्त की बात करेंगे तो राम भक्त में आपके तुलसीदास। कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त में जिन्होंने क्या कौन सी रचना कर दी? आपको पता है कि रामचरित मानस की रचना कर डाली, रामचरित मानस की रचना कर डाली। कौन थे? तुलसीदास, जिसको आज बहुत
ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। अवधी भाषा में इन्होंने रचना कर डाली थी रामचरितमानस। ये राम भक्ति के थे, किसमें थे? राम भक्ति में। उसी में निर्गुण निर्गुण था, इसी में राम भक्ति में चले आए। यहाँ हमारे क्या थे? अवधि की बात थी, यानी ब्रज से फिर क्या आई? अवधि। ध्यान रखिए, हिंदी के विकास में ब्रज और अवधि का योगदान बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद खड़ी बोली हिंदी, इसके बाद आगे चलेंगे तो क्या आएगा? खड़ी बोली हिंदी, जहां से हमारे आधुनिक हिंदी, जो वर्तमान हिंदी है, उसका विकास क्रम शुरू होता। जो आधुनिक 1850 ईस्वी से है, वही खड़ी बोली का विकास अब अवधि और ब्रज भाषा की मुक्त होकर, यानी समाप्ति और चल रहा था अवधि और ब्रज, उससे मुक्त होकर, क्योंकि अब इसमें रचना आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए अब ब्रज और अवधि क्या हो गई? बोली। पहले इसमें रचना मिलती थी इसलिए भाषा थी, लेकिन क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते हिंदी के विकास में अवधि और ब्रज लगभग समाप्त हो गया, रचना नहीं मिलती उसमें, केवल बोली जाती है, इसलिए वो बोली बन गई है। यानी पहले भाषा थी, लेकिन क्या बन गई है? बोली। अब इसी को आगे क्रम में बढ़ाएंगे तो आधुनिक हिंदी की ओर बढ़ेंगे, यानी खड़ी बोली के रूप में बढ़ेंगे। तो खड़ी बोली में आप जानते हैं, जो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कि जब तक भारतीय युग नहीं आया था, तो भारतीय युग में खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा हुआ, यानी पूर्ण रूप से भारतीय युग में, अर्थात आधुनिक काल में आएंगे तो भारतीय युग में खड़ी बोली का विकास पूरी तरह से हिंदी में हो गया था। लेकिन उससे पहले जब तक नहीं आया, तब तक खड़ी बोली का भी विकास हो चुका था। इन्हीं अवधि और ब्रज भाषा के समाप्ति की ओर जब रही थी, जब समाप्त हो रहा था, तो उसमें खड़ी बोली, यानी अवधि तो पहले ही नष्ट होने लगी थी, ब्रज भी बाद में नष्ट हो गई। तो हमारे खड़ी बोली क्यों है? खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। किससे? कौरवी के नाम से भी जानते हैं। यह जानते हैं कि खड़ी बोली जो मेरठ है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में खड़ी बोली का ज्यादा उपयोग आसपास होता है। इसमें जानते हैं सबसे प्रमुख 4 कवि थे, 4 रचनाकार थे। इसमें 4 रचनाकार थे। कितने थे? सबसे प्रमुख 4 रचनाकार प्रमुख थे। 4 रचनाकार प्रमुख है जो खड़ी बोली विकास में की आगे बढ़ाए। 4 रचनाकार प्रमुख है जो खड़ी बोली के विकास को आगे बढ़ाए। यानी खड़ी बोली अभी पूर्ण रूप में नहीं है, लेकिन जब ब्रज और अवधि समाप्ति की ओर थी, अब हिंदी को आगे बढ़ाना था, तो इन्होंने खड़ी बोली को, 4 लोग हैं जो खड़ी बोली को आगे, यानी दिल्ली, मेरठ, इन सब क्षेत्रों के आसपास में खड़ी बोली को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ से खड़ी बोली का विकास हुआ। जो आज आधुनिक हिंदी है, उसमें सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता है वह खड़ी बोली का, तो यहाँ से विकास हुआ। इसमें 4 लोग हैं, लल्लू लाल, प्रेम सागर। सबसे प्रमुख है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल सबसे प्रमुख है। लल्लू लाल जिसकी रचना है प्रेम सागर। प्रेम, ये भी देखिए, सागर प्रेम से ही जुड़े हुए हैं लोग। लल्लू लाल बोलेगा खड़ी बोली हिंदी के सबसे प्रमुख रचनाकार, तो लल्लू लाल प्रेम सागर, लल्लू लाल प्रेम सागर है। दूसरे हैं सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र इनकी रचना है, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना, नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है, नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है सदल मिश्र की। तीसरे हैं इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, जिसे कुछ हिंदी विद्वान रानी केतकी कहानी की, कुछ लोग हिंदी रानी केतकी कहानी को खड़ी बोली की प्रथम कहानी भी कहते हैं, खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम कहानी भी मानते हैं, कुछ लोग अलग मानते हैं। तथा सदा सुखलाल नियाज सुख सागर, सदा सुखलाल, चौथे थे सदा सुखलाल नियाज थे, सदा सुखलाल नियाज। ये 4 कवि थे, इन्होंने लिखा था सुख सागर। क्या लिखे थे? सुख सागर। ये चौथे थे जिन्होंने लिखा था सुख सागर। क्या लिखे थे? सुख सागर। किसे लिखे थे? सुख सागर की रचना करती सदा सुखलाल नियाज सुख सागर के 4 लोग थे। लल्लू लाल प्रेम सागर लिखे, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, इंसा अल्लाह खां, नहीं दिख रहा होगा, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी कहानी, तथा सदा सुखलाल नियाज
सुख सागर की रचना करके खड़ी बोली में हिंदी के विकास को आगे बढ़ाया। जबकि लल्लू लाल को सर्वप्रथम खड़ी बोली का शब्द का प्रयोग किया था। लल्लू लाल ने, ये लल्लू लाल ही है जिन्होंने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, यानी खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बात करेंगे। सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल ने किया। किसने किया? लल्लू लाल ने किया था। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल ने किया था। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की, सदल मिश्र नासिकेत वाक्यांश, इंशाअल्लाह खान रानीखेत की कहानी तथा सदा सुख लाल नियाज ने सुख सागर की रचना खड़ी बोली में। यही 4 प्रमुख रचनाकार थे जिन्होंने खड़ी बोली को आगे बढ़ाया, कौरवी को आगे बढ़ाया। इसी कौरवी से बाद में चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को इतना सुदृढ़ कर दिया कि आज खड़ी बोली हिंदी के विकास में या हिंदी में बहुत बड़ा योगदान यानी खड़ी बोली में ही चलता है। अब आपकी बात करेंगे कि प्रथम कवि की बात करेंगे खड़ी बोली में, तो अमीर खुसरो थे। प्रथम कवि की बात नीचे दिख रहा होगा, तो प्रथम कवि की बात करेंगे। प्रथम कवि खड़ी बोली के प्रथम कवि थे अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो साहब थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। जबकि प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे प्रिय प्रवास। प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो प्रिय प्रवास, या नीचे दिख रहा होगा प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली में है तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो प्रिय प्रवास, जिन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। अयोध्या सिंह कौन लिखे थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसने लिखा था भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। तो खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। 4 प्रमुख कवि थे। लल्लू लाल, जिसे लल्लू लाल ने खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। उनकी रचना है प्रेम सागर। फिर सदल मिश्र जिनकी रचना नासिकेत उपाख्यान। फिर है इंशाअल्लाह खान रानीखेत की कहानी। सदा सुख लाल है नियाज सुख सागर। जबकि प्रथम कवि की बात करेंगे तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में लिखा था। प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो प्रिय प्रवास, जिसको लिखने वाले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। जबकि प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करेंगे तो कामायनी जयशंकर प्रसाद। प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करेंगे तो कामायनी थी। प्रसिद्ध महाकाव्य ये दिख रहा होगा आपको, इसको नोट कर सकते हैं, इससे साथ ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करेंगे तो जो प्रसिद्ध महाकाव्य है तो कामायनी में प्रसिद्ध महाकाव्य, यानी प्रथम महाकाव्य तो हो गया आपका प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसको लिखने वाले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जबकि प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करेंगे तो प्रसिद्ध महाकाव्य थी कामायनी थी। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद। कौन थे भाई? जयशंकर प्रसाद। प्रसिद्ध महाकाव्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। यह हिंदी के विकास में इन्होंने ऐसी रचनाओं को कर खड़ी बोली के विकास को आगे बढ़ाया था। अब खड़ी बोली में कुछ पत्रिकाएं भी जारी की गई थी, पत्रिकाएं भी। इसके पहले नहीं पत्रिकाएं लिखी जाती थी, लेकिन खड़ी बोली में पत्रिकाएं हिंदी के विकास को या हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कई रचनाएं भी की थी। देखिए, हिंदी की खड़ी बोली का जो विकास था, हिंदी खड़ी बोली का विकास जो था उसमें पत्र की भी बहुत भूमिका रही। तो इसके पहले पत्र नहीं लिखे जाते, पत्रिका नहीं लिखे जाते थे, लेकिन अब पत्र भी लिखना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे प्रथम पत्र जो लिखा गया था हिंदी की खड़ी बोली में, प्रथम पत्र जुगल किशोर ने लिखा था। किसने लिखा था? जुगल किशोर। उदंत मार्तंड 1826 कलकत्ता में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, अखबार या प्रथम पत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा उदंत मार्तंड 1826 कलकत्ता में जुगल किशोर ने क्या किया था? पत्र जारी किया था। ये भले ये नहीं चला, अंग्रेज का उस समय जमाना था, अंग्रेजों ने इस पत्र को चलने नहीं दिया, क्योंकि जानते थे कि इससे क्या होगा कि भारतीय लोग जान जाएंगे तो हमारे खिलाफ क्या करेंगे?
आवाज उठाएंगे। तो इसको नहीं चलने दिया, 1 से 1.5 साल में बंद हो गया। उसके बाद जब ये बंद हुआ तो राजा राम मोहन राय भी चालू कर दिए बंगदूत। यह भी ज्यादा नहीं चला, यह भी 1 साल 1829 में बंद हो गया। बंगदूत राजा राम मोहन राय ने दूसरा बंगदूत 1828 में जारी किया था पत्र, लेकिन यह भी ज्यादा नहीं चला क्योंकि अंग्रेज का प्रभाव ज्यादा था। अंग्रेज क्या किए, उसको बंद करवा दिए, चलने नहीं देते थे, उन्हें धमकी देकर बंद करवा देते थे, ये नहीं चल पाता था। लेकिन कोई इससे क्या होता था, हिंदी का विकास ज्यादा वो अंग्रेज चाहते नहीं थे हिंदी का विकास हो। नहीं, अंग्रेज हमारे लिए भला किए तो क्या किए, वह तो अपने लिए किए ना। तो ऐसे ही जुगल किशोर ने अखबार निकाला उदंत मार्तंड हिंदी में, तो उसको भी बंद करवा दिए। राजा राम मोहन राय निकाले बंगदूत, इसको भी बंद करवा दिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने फिर अखबार जारी किया, बनारस अखबार। क्या जारी किया, बनारस अखबार। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1845 में जारी किया, जो हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया था। यानी प्रथम हिंदुस्तानी भाषा में लिखा जाने वाला पत्र कौन था, बनारस अखबार 1845 में। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तारा मोहन मित्र सुधाकर अखबार या सुधाकर पत्र 1850 में जारी किया। कौन थे, तारा मोहन मित्र सुधाकर 1850 में। श्याम सुंदर सेन समाचार सुधा वर्षण 1854 में दैनिक पत्र था। दैनिक मतलब जो रोज जारी होने वाला, जैसे आजकल है अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, टाइम्स, ये जो अखबार है दिन रोज जारी होते हैं, दैनिक पत्र डेली जारी होने वाले। ये सब पत्र क्या थे, दैनिक नहीं थे, सब वार्षिक थे, या वर्ष में 1 बार 2 बार या मंथली में 1 बार 2 बार जब भी जारी होते थे। ये दैनिक पत्र रोज जारी होने वाला पहला पत्र था। कौन था, समाचार सुधा वर्षण, जो खड़ी बोली हिंदी में जारी किया गया था। नवीन चंद्रायन ने ज्ञान प्रदायनी अखबार, ज्ञान प्रदायनी पत्र जारी किया, कब, 1866 में पंजाब में। तो सबसे ज्यादा याद रखना है कि खड़ी बोली हिंदी में या हिंदी भाषा में प्रथम पत्र जारी होने वाला था, जुगल किशोर ने जारी किया, उदंत मार्तंड 1826 में। राजा मोहन राय ने उसके बाद बंगदूत जारी किया 1828 में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार हिंदुस्तानी भाषा में जारी किया। तारा मोहन मित्र ने सुधाकर 1855 में। श्याम सुंदर सेन ने समाचार सुधा वर्षण 1854 में। दैनिक पत्र जो था नवीन चंद्रायन ज्ञान प्रदायनी 1866 में पंजाब से जारी किया था। याद रखिएगा, जुगल किशोर उदंत मार्तंड प्रथम पत्र जारी करने वाले थे, जबकि हिंदुस्तानी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार जारी करने वाले थे। तो यह पत्र भी हिंदी भाषा के विकास में बहुत योगदान दिए। देखिएगा, हिंदी में ही आगे है थोड़ा सा, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी, वो अपभ्रंश से निकली थी। तो अपभ्रंश से निकली थी तो कभी कभी उसमें पूछ देता है कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है ना। तो किस अपभ्रंश से निकली, याद रखिए, अपभ्रंश से निकली है सौर सेनी। सौर सेनी से जो आधुनिक हिंदी निकली है जो भाषा में, पश्चिमी हिंदी जो है सौर सेनी से, राजस्थानी सौर सेनी से, राजस्थान से लगा हुआ गुजरात सौर सेनी गुजराती, और गुजराती ब्रज भाषा भी सौर सेनी से, खड़ी बोली भी सौर सेनी, ये सब लगा हुआ है। पश्चिम यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में चले जाएंगे तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिम में ही लगभग ब्रज है तो ब्रज भाषा भी, पश्चिम में यथा दिल्ली के आसपास ही बोली जाती खड़ी बोली तो खड़ी बोली भी, पश्चिम में राजस्थान भारत के तो राजस्थानी भी, और गुजराती भी लगभग राजस्थान से सटा हुआ तो गुजराती भी। तो पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज और खड़ी बोली किस में, सौर सेनी में। यानी पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा, खड़ी बोली अपभ्रंश से निकली सौर सेनी से। किससे निकली है, अपभ्रंश के सौर सेनी से, पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा, खड़ी बोली निकली। याद रहेगा। दूसरा आपका है पैसाची, यानी अपभ्रंश से निकली है पैसाची। पैसाची से निकला है लहदा, क्या निकला है, लहदा और पंजाबी। पैसाची से निकला है लहदा और पंजाबी, जबकि ब्रांचड़ से निकला है सिंधी, ब्रांचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली सब है पहाड़ पे, नहीं उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली। महाराष्ट्री से मराठी, याद रहेगा। अर्धमागधी से हम पहले बता दें, पूर्वी तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी से पूर्वी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। देखिए थोड़ा सा,
अब्रन से निकली सौर सेनी, सौर सेनी से निकली हिंदी, राजस्थानी सॉरी पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती ब्रज भाषा खड़ी बोली। अब्रन से निकली पैसाची, पैसाची से हिंदी, लहदा और पंजाबी। अब्रन से निकली ब्रांचड़, उससे हिंदी सिंधी। अब्रन से निकली खत, उससे हिंदी पहाड़ी, कुमाऊनी गढ़वाली। अब्रन से महाराष्ट्री, महाराष्ट्र हिंदी मराठी। अधमागधी से पूर्वी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, जबकि मागधी से बिहारी बंगाली उड़िया समिया। ये हिंदी आपकी निकली है, याद रखेंगे तो बहुत क्वेश्चन इससे आता है। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा का पूरा क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमें उम्मीद है कि यह परीक्षा में आने वाला 1 से 2 क्वेश्चन जो पूरी भाषा से पूछता है वो आ जाएगा। आगे कल हम भाषा का भारतेंदु युग पढ़ेंगे जो आधुनिक है। भारतेंदु युग में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, भारतेंदु युग द्विवेदी युग सब में है जो हिंदी विकास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे। उसके बाद हिंदी विकास के आप संविधान में आ जाएंगे, संविधान में कैसे वर्णन है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।